गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपने घर बैठकर बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आदित्य आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट में स्वागत करते हैं। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर स्टार्ट था जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें हम लोगों ने लगभग 4 से 5 क्लास हम लोग कर चुके हैं और आपको पहले बताया गया था कि जो अगला आपका क्लास होगा उसमें आपके टेस्ट लिए जाएंगे, यानी जितना आपको पढ़ाया गया है उसके अंदर से ही आपका आज का जो क्लास है वो आपका टेस्ट है। तो टेस्ट देने के लिए तैयार हो तुम? चलो, अगर तैयार हो तो आज का ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आज का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी आपको जो भी यहाँ उत्तर देने हैं कम से कम शब्दों में उत्तर आपको देना है। कम से कम शब्दों में कहने का मतलब है कि इसमें आपको एक लाइन में उत्तर दे देने हैं। एक लाइन कहो, 2 शब्द में कहो, 4 शब्दों में कहो, जितना कम शब्दों में उत्तर दोगे वही हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, ये लघु उत्तरीय नहीं बल्कि अति लघु उत्तरीय है। लघु उत्तरीय के लिए आप 2 से 3 लाइन का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अति लघु उत्तरीय है, इस वजह से आपको कम से कम शब्दों में यानी 4 से 5 शब्दों में आपको उत्तर दे देने होंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों माना जाता है। यानी सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों माना जाता है। क्या आप उत्तर दे सकते हो? बोलो, सबसे पहले आप उत्तर लिखना, उसके बाद हम आपको उत्तर बताएंगे। ठीक है, देखो आपको बताया गया था कि ताप में परिवर्तन दो तरीका से होते हैं। एक होता है ताप में परिवर्तन जिसमें ऊष्मा निकलते हैं। जब ऊष्मा निकलता है किसी अभिक्रिया के दौरान तो हम उसको कहते हैं कि ऊष्माक्षेपी है। और जब अभिक्रिया के दरमियान ऊष्मा का शोषण होता है, यानी ऊष्मा को जब सोखे जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ऊष्मा शोषी है। तो कह रहा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों माना जाता है, क्योंकि श्वसन के दरमियान जो है क्या होते हैं, ऊष्मा का उत्पादन होता है, यानी ऊष्मा निकलते हैं, इस वजह से श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा कि ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा क्या होते हैं, ऊष्मा का निर्माण होता है। ऊष्मा का क्या होता है, निर्माण होता है। ये हमारा क्या है, उत्तर है। बात क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण किस आधार पर, यानी सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा क्या है कि रासायनिक समीकरण किस आधार पर संतुलित किया जाता है। ठीक है, देखो आपको बताए गए थे लेक्चर में कि हम अगर रासायनिक समीकरण को पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारा एक लॉ काम करता है, एक नियम कानून करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न आना नहीं चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है, क्योंकि आपको पहले लेक्चर में बताया गया है। फिर भी हम मोटे तौर पर यानी ऊपर ऊपर बताने का प्रयास करते हैं। देखो, रासायनिक समीकरण जब भी लिखे जाते हैं, यानी किसी भी अभिक्रिया में जो मॉलिक्यूल्स भाग लिया या जो एटम्स भाग लिया है वही एटम्स आपका प्रतिफल में भी दिखाई देगा। यानी जो एटम अभिकारक में है वही एटम कहाँ दिखाई देगा, तो कहोगे कि वही एटम आपका दिखाई देगा प्रतिफल में। इसी में जितना ग्राम भार होगा आपका अभिकारक का उतना ही भार होगा किसका, प्रतिफल का। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अभिकारक का भार ज़्यादा हो जाए प्रतिफल का भार ज़्यादा हो जाए। जैसे अगर तुम्हें हम एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करें तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा H2 प्लस O2, इसको हमने दोनों को मिलाया, H2 और O2 को मिलाया तो हम बनाते हैं जल, H2O मिलाते हैं। ठीक है, H2O हमारा बना तो H2O का मतलब क्या है कि जल है। अब दोनों तरफ देखो, यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है डाई एटॉमिक एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ देखो, जब तुम प्रतिफल में देखोगे
तो प्रतिफल में ये हमारा क्या है, इधर लेफ्ट साइड में जो है आपको बताया गया है कि लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट को लिखते हैं। और जो हमारा राइट साइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो कहते हैं प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी प्रतिफल बोलते हैं। तो देखो हाइड्रोजन तुम्हारा रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, तो ये हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन जो है आपका रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में केवल 1 है, इस वजह से यहाँ पर ये संतुलित नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, 2 यहाँ लगा देते हैं और 2 यहाँ लगा देते हैं। तो इस तरीका से हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो रासायनिक समीकरण किस आधार पर संतुलित किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। बात क्लियर है, इसका एक लाइन में उत्तर है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चल आगे बात करते हैं। कह रहा है कि जब जब बाल्टी जो है, क्या कह रहा है कि जब बाल्टी जो है, बाल्टी में भरे पानी में बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है तो रासायनिक रूप से क्या होता है। देखो कह रहा है कि बुझा हुआ चूना मिलाता है, ठीक है। बुझा हुआ चूना मिलाएंगे, बुझा हुआ नहीं, यहाँ पर सुधार लेना, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना, ये क्या होगा, बिना बुझा हुआ चूना, यहाँ पर सुधार लोगे, ठीक है। ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। जब हम पानी में, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना हम किसको कहते हैं, क्विकलाइन को कहते हैं, यानी CaO को बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है। जब इसमें हम जल मिलाते हैं तो हमारा निर्माण क्या होता है, तो रासायनिक रूप से कहोगे कि यहाँ हमारा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ ही साथ कहोगे कि उष्मा का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, उष्मा का निर्माण होता है। यहाँ देखो कैल्शियम 1 है, तुम कहोगे ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, रासायनिक रूप से उष्मा छेपी हो रहा है। क्या हो रहा है, उष्मा छेपी हो रहा है। यानी जब बाल्टी में भरे पानी में जब हम बिना बुझा हुआ चूना मिलाते हैं तो उष्मा का क्या होता है, निर्माण होता है। बात क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत है मेरे भाई बहन, कोई समस्या बोलो मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये सारे चीज़ पढ़ाए गए हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अगला, ठीक है। अगला कह रहा है कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम जो है हम ऊपर थोड़ा इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। तो हम कह रहे हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, देखने का प्रयास करो कि 4th नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है, यानी रब क्यों किया जाता है, रबिंग क्यों किया जाता है, नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तो जलाने से पहले उसे हमें क्या करना होता है, तो कहोगे कि उसे जलाने से पहले उसको साफ करना पड़ता है। देखो मैग्नीशियम हमारा क्या है, तो तुम कहोगे, हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, कहोगे कि मैग्नीशियम जो है, ठीक है, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा क्या है, डायटोमिक है, ऑक्सीजन में संपर्क करते हैं तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आकर मैग्नीशियम MgO बना लेता है। क्या बना लेता है, 2MgO, ठीक है। तो मैग्नीशियम 2 है तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, तो कहोगे कि बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है। अब ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है तो ऊपर में क्या हो जाता है कि एक लेयर चढ़ जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, मैग्नीशियम का रिबन नहीं जलता है, मैग्नीशियम का रिबन नहीं जलता है। तो इस वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले साफ कर लेते हैं। क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। बात क्लियर हुआ, यानी मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है, क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या जम जाता है, परत जम जाता है। बात क्लियर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या जम जाता है, परत जम जाता है, ठीक है, बात क्लियर है। चल अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है, सत्य है या असत्य है। कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में, क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में, किसी अभिकारक में या उत्पाद के सूत्र में
परिवर्तन करके रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित किया जा सकता है। क्या ये सही है या गलत है? आपको बताना है। आपको बताने हैं कि ये सही है या गलत है। बोलो। देखो, उम्मीद करते हैं कि आप अपना आंसर सोच लिए होंगे। देखो, कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। जैसे हमने अभी एक लिया कि हम मैग्नीशियम लिए, क्या लिए? मैग्नीशियम लिए, ठीक है। और एक ले लिए क्या? ऑक्सीजन लिए। जब ये दोनों का अभिक्रिया कराया गया तो बना क्या? 2 MgO बना। क्या बना? 2 MgO बना। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर आसानी से बैलेंस है अभी, ठीक है। लेकिन जब हम इसके सूत्र में परिवर्तन कर देंगे, क्या कर देंगे? सूत्र में परिवर्तन कर देंगे। जैसे हम ऑक्सीजन की जगह पर हम क्या ले ले? ऑक्सीजन की जगह पर हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं क्लोरीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्लोरीन ले लेते हैं। तो क्या यहाँ पर बताओ, क्या 2 MgO रहेगा? नहीं रहेगा। क्या यहाँ पर 2 MgO रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2 MgCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 MgCl। तो ये हमारा क्या है? कथन जो है ये क्या है? गलत है। क्या है? ये कथन जो है हमारा क्या है? गलत कथन है। बात क्लियर हुआ? हम किस पर जाएंगे? अपना टिक लगाएंगे गलत कथन पर, यानी ये फॉल्स है स्टेटमेंट। बात क्लियर है? बोलो, कोई समस्या है? क्या तुम्हें मजा आ रहे हैं? क्या तुम्हें मजा आ रहा है? देखो तुम्हारे लिए कितना मेहनत करके हमने क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है। चल, ऐसे ही प्रश्न तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइम में आएंगे, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो तुम्हें पता चल जाएंगे, ठीक है। चल, आगे कह रहा है आपका कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है तुम्हारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में क्या गलत है। देखो, सबसे पहले यहाँ जो गलत है वो ऑक्सीजन का है, क्योंकि ऑक्सीजन अकेले नहीं आ सकता। हमने बताया था कि एक होता है परमाणु, एक क्या होता है? परमाणु, और एक होता है अणु। परमाणु और एक होता है अणु। परमाणु अकेले होता है, अणु किसी के साथ होता है, ठीक है। जैसे हम कहें ऑक्सीजन 2 आया तो ये हमारा क्या है? अणु है, ठीक है। तो इस अणु को हम कह सकते हैं कि ये द्विपरमाणु है। क्या है? द्विपरमाणु है। द्वि परमाणु है, यानी हम कह सकते हैं कि ये डाई एटॉमिक है। देखो, जितनी सारी गैसें हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे आपका हाइड्रोजन हो, चाहे आप सल्फर लिखो, कोई भी लिखो, ठीक है, ये सब का सब क्या होता है? डाई एटॉमिक होता है, यानी अकेले कभी नहीं आएगा। ये अकेले कभी नहीं आएगा। तो अभी इसी का एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे, तो यहाँ ये गलत है, यानी इस चीज को हमें क्या करना होगा? सुधारना होगा। यहाँ में क्या लिखना होगा? 2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन अगर डाई एटॉमिक हो गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास ही गलत था। अब कह रहा है कि इसे क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ क्या करना होगा? Mg है प्लस O2 है, इसको जब हमने करवाया तो क्या बन गया? MgO बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे तो मैग्नीशियम 1 है अभिकारक में, और तुम्हारा प्रतिफल में भी मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन इधर 2 है अभिकारक में लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन 1 है तो वहाँ पर तुम्हारा रिएक्टेंट तुम्हारा कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसमें एक ऑक्सीजन कहाँ से? एक गया कहाँ? तो 2 बनाने होंगे तो हम क्या करते हैं? यहाँ 2 लगा देते हैं, तो 2 Mg हो गया। तो अब रिएक्टेंट में हमारा मैग्नीशियम 1 हो गया और प्रोडक्ट में 2 हो गया, तो मैग्नीशियम की तरह हम कर लेते हैं 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा संतुलित हो गया, ठीक है। क्या हो गया? संतुलित। तो इसका उत्तर कहाँ गलत था? ऑक्सीजन के पास गलत था, और संतुलित इस तरीके से हम कर ले, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में प्रतीक एक्वस का, एक्वस जो है क्या दर्शाता है? एक्वस हमने बताया था कि देखो, हमने कहा था कि एक्वस जो होता है, ठीक है, AQ, जिसको हम बोलते हैं बिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलियन बोलते हैं। बिलियन कहो या घोल कहो, बिलियन कहो या क्या कहो? घोल कहो, ठीक है। तो ये किसको दिखाएगा? बिलियन को दिखाएगा या तो घोल के दिखाएगा। बोलो, बात क्लियर है मेरे प्यारे भाई बहन? बोलो, बात स्पष्ट है? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? अभी हमने सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको क्या हो जाए, आपको ये बातें समझ में आए, ठीक है। अब देखो, आगे जो प्रश्न है, आगे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कह रहा है
कि प्रकाश संश्लेषण को एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया क्यों माना जाता है। अब तुम्हारे मन में आ रहा हो कि एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो हमने कहा था कि जो ताप होता है, ताप दो तरीका के होते हैं। ठीक है, एक होता है तुम्हारा एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक, ठीक है, और एक होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है? एंडोथर्मिक। एक होता है एक्जोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक का मतलब होता है उष्मा छेपी। क्या होता है? उष्मा छेपी। ठीक है, और एक्जोथर्मिक का मतलब होता है उष्मा उष्मा शोषी। क्या होता है? उष्मा शोषी। तो यहाँ कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण को एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया क्यों कहा जाता है। देखो, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो सूर्य की किरण जो आती है, सूर्य की किरण जो आती है उसमें से जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही ये ताप से क्या होता है? भोजन बनता है। ठीक है, ताप से क्या होता है? भोजन बनता है। यहाँ उष्मा को सोखे जाते हैं। क्या होते हैं? उष्मा यहाँ पर सोखा जा रहा है। उष्मा क्या हो जा रहे हैं? सोखे जा रहे हैं। उष्मा सोखे जा रहे हैं, इस वजह से ये क्या है? कहोगे कि ये एंडोथर्मिक है। बात क्लियर हुआ? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है प्रश्न कि आप रासायनिक समीकरण में निम्नलिखित प्रभाव को कैसे इंगित करेंगे। कह रहा है कि पानी में बनाया गया घोल, उसको हम कैसे लिखते हैं। आप रासायनिक समीकरण में जो प्रभाव दिखेगा उसको कैसे इंगित करना, यानी इंडिकेटर आपको बताया गया था कि घोल को हम क्या लिखते हैं, तो कहोगे कि एक्वस। अभी प्रश्न ऊपर आया था, घोल को हम क्या लिखते हैं? एक्यू लिखते हैं, यानी एक्वस लिखते हैं। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया को हम कैसे लिखते हैं, तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है आपको पता है कि ऊष्माक्षेपी जब भी होता है तो राइट साइड ऊष्मा लिखे जाते हैं। यानी अगर ए और बी दो रिएक्टेंट है तो हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा ए बी। क्या बना? प्रोडक्ट ए बी बना। अगर ऊष्माक्षेपी है तो इधर हमें क्या लिखना होगा? ऊष्मा लिखना होगा। बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। चल, आगे अगर हम बात करें तो आगे है तुम्हारा कि एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखो एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया आया है तो यहाँ पर एंडोथर्मिक जैसे एक ए रिएक्टेंट हुआ और एक बी रिएक्टेंट हुआ। ठीक है, अगर जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषण ही तुम्हारा था। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जैसे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, और साथ ही साथ जल था। तो इन दोनों को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, तो तुम कहोगे कि इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, तो उष्मा देते हैं। क्या देते हैं? उष्मा। यानी हम लिख लेते हैं 6CO2 प्लस 6H2O। जब इसको हम उष्मा देते हैं, क्या देते हैं? उष्मा देते हैं, तो यही हमारा क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। यानी C6H12O6 बनता है, पानी का निर्माण होता है और कुछ ऑक्सीजन का निर्माण होता है। बात क्लियर हुआ? तो एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस उष्मा, इसको लिख सकते हैं ए बी। बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चल, आगे जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का रासायनिक समीकरण में अनुवाद करें। यानी जो भी आपको रासायनिक समीकरण लिखा गया है उसको किस रूप में लिखना है, तो कहोगे कि सबसे पहले समीकरण में अनुवाद करना है और समीकरण को संतुलित भी करना है। क्या करना है? समीकरण को संतुलित। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि रासायनिक समीकरण को अनुवाद करें और फिर कह रहा है कि समीकरण को संतुलित करें, समीकरण को संतुलित करें। तो इस तरीका से तुम्हें सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखो ये तुम्हारा जो है ये VVI है, ये क्या है? VVI है। इसी तरीका के प्रश्न तुम्हारे आएंगे एग्जाम में। जो दिख रहा है वही एकदम आपका क्या होगा, प्रश्न आएगा। गांठ बांध कर रख लो। ठीक है, दिमाग में ये बैठा लो, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब यहाँ जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर तुम्हें क्या करने होंगे। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का
क्या होता है फॉर्मूला, जल का क्या होता है फॉर्मूला, और पानी और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, देखो कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है तुम्हारा। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस सल्फाइड हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस सल्फाइड, ये तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, प्लस क्या हुआ, प्लस कह रहा है कि हवा में जलकर, हवा में जल रहा है तो क्या होगा तुम्हारा, तो तुम कहोगे कि ऑक्सीजन में के प्रेजेंस में, कोई भी चीज जलता है तो किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब कह रहा है कि जलकर पानी और सल्फर डाइऑक्साइड देता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया SO2। अब प्लस कह रहा है कि पानी दिया, तो पानी को हम क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक लॉ लगाना होगा, क्या, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। क्या लगाना है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो दोनों तरफ हमें देखना होगा कि ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखोगे ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ देखोगे तो यहाँ देखोगे हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ देखोगे तो हाइड्रोजन 2 है, दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर है। सल्फर 1 है, यहाँ कितने सल्फर है, तो कहोगे कि 1 सल्फर है, तो यहाँ भी सल्फर की संख्या 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, और यहाँ एक 3 है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो है इधर 2 है, उधर 3 है, तो तुम्हें क्या करने होंगे, इक्वल करना होगा। देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं तुम्हारा कितना, लिख देते हैं 3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 3। ठीक है, 3 नहीं, वहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेना, यहाँ पर 3 ना होकर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेना है। ठीक है, वहाँ पर 3 नहीं, चल देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें बताया गया था। ठीक है, कि लिखो यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, और इधर हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तुम्हारा सल्फर कितना है, तो तुम कहोगे कि 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन तुम्हारा कितना है, तो तुम कहोगे इधर 3, इधर तुम्हारा 2 है, कितने हैं, 2 है, और इधर कितना है, 3। तो 3 और 2 को सबसे पहले इक्वल बना, इधर 3 से मल्टीप्लाई करो, किससे, 3 से, और इधर 2 से, यानी तुम्हें रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट में 2 से। तो रिएक्टेंट हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ हमें बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो देखो क्या तुम्हारा बैलेंस हो गया, देखो तो जरा ध्यान से। तो तुम कहोगे कि सर ये हमारा अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है, अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है। तो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ देख रहे हो कि हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, तो हम इधर भी हाइड्रोजन को 2 कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, उधर भी 4 हो गया। सल्फर 2 है, तो यहाँ कहोगे कि सल्फर 2 है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ भी क्या कर लेते हैं, सल्फर 2 बना लेते हैं, सल्फर को 2 बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो तुम देख पाए कि सल्फर 2 हो गया, सल्फर 2 हो गया। अब देखो तो बैलेंस हो गया, क्या तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, बोलो। चल फिर से तुम्हें समझाते हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया पुनः समझो। ठीक है, पुनः समझने का कोशिश करना है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपको छोटे छोटे नॉर्मल सी प्रश्न से हम आपका कंसेप्ट इतनी बेहतर करवा देंगे कि आप देखते देखते आपको लगेगा कि केमिस्ट्री तो केवल हलवा है, लोग केवल फालतू कैसे डरते हैं। देखो हम क्या बोले कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो H2S। ठीक है, हवा में जलाना है तो O2 हो गया, हमें जब जलाएं तो क्या बना, तो सल्फर बना, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो SO2 बन गया, और क्या बना, तो H2O बन गया। क्या बन गया, H2O। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो तुम कहोगे कि बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, सबसे पहले ऑक्सीजन दोनों तरफ 3, इधर कितना थे, इधर जो है तुम्हारा 2 ऑक्सीजन है, इधर कितना है, 1 ऑक्सीजन, यहाँ 1, 2 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस किया गया, 3 गुना 2 6 होता है, 2 गुना 3 6 होता है, यानी हम इधर 3 लगा दिए तो 6 हो गया, और इधर हम देखो 2 लगा दिए तो 2 क्या हो गया, 2 ये 2 ये 4 हो गया। ठीक है, हमें 2 और चाहिए, तो 2 ये लगा दिए तो 6 बन गया। कितने बन गए, 2 दूना 4 और 2 6। हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 लगा दो, तो यहाँ देखो तुम्हारा बैलेंस हो गया। अब सल्फर भी देखो कितने हो गए, 2 हो गए। बात तुम्हें समझ में आया, बोलो।
बात समझ में आए? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें समझ में आया? चलो, अच्छी बात है, समझ में आए तो आगे का जो हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न कह रहा है क्या? तो ध्यान से देखो, वो प्रश्न कह रहा है कि फास्फोरस को, किसको? फास्फोरस को जलाना है। फास्फोरस को जलाना है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ जलाना है? ऑक्सीजन के साथ। देखो, फास्फोरस पी हो गया प्लस ऑक्सीजन O2 हो गया। तो जब जलाते हैं तो ये बनता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब तुम्हें पता होना चाहिए फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड क्या होता है। तो ये P2O5 क्या बनेगा? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो, अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमारा देखोगे तो लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में 5 है। तो 2 और 5 का एलसीएम लोगे तो 10 बनता है। 2 और 5 का एलसीएम लोगे तो क्या बनता है? 10 बनता है। तो हम इधर 10 बना लेते हैं। तो इधर 2 कर लिए, क्या कर लिए? 2। तो इधर भी हमें क्या करना होगा? 5। तो 5 गुना क्या हो गया? 10। देखो, यहाँ तुम्हारा कितना ऑक्सीजन? 10 ऑक्सीजन। यहाँ भी 5 गुना 2, 10 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। यहाँ पी कितना है? फास्फोरस कितना है? 2 दूना 4। यहाँ कितने हैं? 2 है। यहाँ 1 है तो यहाँ 4 कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? तो कहोगे कि फास्फोरस ऑक्सीजन में जलकर फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। बात क्लियर है? चल, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो कह रहा है कार्बन डाइसल्फाइड। क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड नहीं होना चाहिए बच्चा। एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है। कार्ब या सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए। हवा में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा देखो, कह रहा है कि कार्बन डाइसल्फाइड, क्वेश्चन ठीक है बच्चा। देखो क्या कह रहा है कि कार्बन डाइसल्फाइड, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चल, हमें स्पेस मिल गया, आ जाओ। कह रहा है कि कार्बन और सल्फाइड है। क्या है? सल्फाइड। तो कार्बन सल्फाइड, इसको रिएक्शन कराया गया। कह रहा है कि हवा में जलाया गया है, ठीक है। हवा में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कह रहा है, ठीक है। तो हवा में हमने जलाया O2 को, ठीक है। तो बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना। क्या बना? CO2 बना। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और साथ ही साथ कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड बना, यानी SO2 बना। बात क्लियर है? बोलो। तो अब हमें दोनों तरफ देखने हैं कि कार्बन और सल्फर और ऑक्सीजन के परमाणुओं का जो संख्या है वो बराबर है या नहीं है, ठीक है। देखो, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है। सल्फर यहाँ 2 है, यहाँ सल्फर 1 है। कितने हैं? वहाँ अगर बात करोगे तो यहाँ सल्फर 2 है। यहाँ कितने सल्फर है? यहाँ सल्फर जो है 2 है और यहाँ सल्फर 1 है। तो यहाँ 2 बनाने के लिए 2 कर देते हैं, 2 सल्फर हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 दूना 4 है, 4 दूना 6 है। तो ऑक्सीजन को 6 बना लेते हैं, तो 3 बना दिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया? तुम कहोगे कि जी सर, इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। बात क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होना चाहिए। चल, अगली अगर हम बात करें तो आगे है हमारा, आगे है तुम्हारा कितना नंबर है? डी नंबर, ठीक है। चल, ये डी नंबर कह रहा है तुम्हारा क्वेश्चन कि एल्युमिनियम धातु को, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ करवा रहे हैं, ठीक है। डी नंबर का सॉल्यूशन चलो यहीं पर देखो, यहीं पर है। आ जाओ, जुड़े सभी लोग। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबा देना मेरे प्यारे भाई बहन। चल, कह रहा है तुम्हारा है कि एल्युमिनियम धातु है। तो एल्युमिनियम हम लिख दिए, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम धातु को कह रहा है कि फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसको क्या नाम देते हैं? फेरिक ऑक्साइड का नाम देते हैं, ठीक है।
इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। जो नहीं पता होगा उसको लिख लेना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमारा क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कह रहा है कि लोहे की जगह लेती है, जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे तो हमारा क्या होगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या होगा? तो तुम कहोगे कि Al2O3 बनेगा, ठीक है। Al2O3 बनेगा प्लस, ठीक है। क्या बनेगा? फेरस बनेगा, फेरस बनेगा, ठीक है। चल, अब यहाँ देखो कि क्या तुम्हारा बैलेंस है। तो तुम देखोगे कि हमारा जो अभिकारक है, अभिकारक में एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या 2 है, तो दोनों तरफ बराबर कर लेते हैं। तो इधर हमने 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखोगे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, ये भी कितने हैं? 3 है, ठीक है। बैलेंस है हमारा। ये फेरस हमारा 2 है, यहाँ फेरस 1 है, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं? 2 लगा देते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बोलो, बात क्लियर है? कोई समस्या तुम्हें नहीं है? चल आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा क्वेश्चन वो कह रहा है, चल आगे क्वेश्चन है तुम्हारा, ये देखो क्वेश्चन नंबर है इन, ठीक है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, BaCl2। ये क्या होता है? बेरियम क्लोराइड होता है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हम करते हैं किससे? तो कह रहा है कि जिंक सल्फेट से। किससे करना है? जिंक सल्फेट से करना है। तो जिंक सल्फेट ZnSO4, इसको क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट बोलते हैं। जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन रहा है? तो कह रहा है कि जिंक क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है? जिंक क्लोराइड, यानी ZnCl2 बन रहा है, ठीक है। ZnCl2 नहीं, क्या बन रहा है? ZnCl बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? ZnCl बन रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ZnCl बन रहा है, बात क्लियर है? चल आगे क्या बन रहा है? तो आगे कह रहा है कि और बन रहे हैं बेरियम सल्फेट। क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट को BaSO4 लिखते हैं। बेरियम सल्फेट को क्या लिखते हैं? BaSO4। तो यहाँ देखो क्या ये संतुलित है? तो यहाँ बेरियम 1 है, बेरियम की संख्या कितनी है? तुम कहोगे यहाँ बेरियम 1 है, तो यहाँ भी बेरियम की संख्या 1 है। यहाँ सल्फेट 1 है, यहाँ भी सल्फेट 1 है, तो बेरियम और सल्फेट बैलेंस है। यहाँ जिंक 1 है, यहाँ जिंक कितने हैं? तो तुम कहोगे 1 है, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ क्लोरीन 2 है, तो यहाँ क्लोरीन 1 है, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं? 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना? तो कहोगे कि हमारा जिंक क्लोराइड बना। बोलो, बात क्लियर है? चल, उम्मीद करते हैं कि तुम्हें ये सारे चीज़ समझ में आ रहे होंगे। चल आगे बढ़ते हैं हम। आगे का जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न हमारा क्या है? तो तुम कहोगे कि हमारा जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। यानी इसके लिए तुम्हें एक रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। उसी तरीका का प्रश्न है, देखो कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड CaOH, इसका क्या है? होल ट्वाइस है। इसी को हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, जो सफेदी का काम आता है, ठीक है। इसको कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिए। तो कह रहा है कि बनता क्या है? तो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस पानी बना, तो पानी को H2O लिख देते हैं, ठीक है। चल, अब यहाँ पर तुम्हें दोनों तरफ देखना है कि बैलेंस है या नहीं है, यानी संतुलित है या नहीं है, तुम्हें देखना है। कैल्शियम की संख्या देखो, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ठीक है। यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ भी कार्बन की संख्या 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 4 ऑक्सीजन है। तो हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है। बात क्लियर है? और हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरीका से क्या है? संतुलित है। हमारा क्या है? इक्वेशन पूरी तरीका से संतुलित है।
बोलो, कोई समस्या है किसी भी तरीका से? नहीं होना चाहिए। चल आगे बढ़ जाए हम। चल आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आगे है तुम्हारा, कह रहा है कि एल्युमिनियम को, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये कह रहा है एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम को कॉपर क्लोराइड CuCl2, क्या है? कॉपर क्लोराइड है। कोई दिक्कत है तो बोलो हमारे भाई, बोलो, कोई समस्या? कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको जब अभिक्रिया कराया गया है तो बनता क्या है? तो कहोगे कि एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, यानी AlCl2 बन रहा है। क्या बन रहा है? AlCl2 बन रहा है, कॉपर एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। बात क्लियर है? क्या बन रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। चल एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बन रहा तुम्हारा कॉपर, प्लस क्या बन रहा? कॉपर बन रहा है, ठीक है। चल यहाँ देखो एल्युमिनियम क्लोराइड है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। चल देखो यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना, यहाँ जो होंगे, ठीक है, ये हमारा क्या होगा? कॉपर क्लोराइड, ठीक है, यहाँ 3 होंगे, ठीक है। चल यहाँ कितने हैं कॉपर? तो एक है, यहाँ भी एक है। यहाँ देखो कि क्लोरीन 2 है, यहाँ 3 है, तो हमें 6 बनाना होगा। 3 और 2 कैल्शियम 6, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम यहाँ देखो 2 हो गया, तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2 कर देते हैं। यहाँ देखोगे तो कॉपर की संख्या 3 है, तो यहाँ भी कॉपर की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस तरीका से हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं है? चल आगे बढ़ते हैं। अब है 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें तुम्हारा कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को पूरा करें और संतुलित करें। पूरा भी करना है और संतुलित भी करना है। कह रहा है कि NaOH को बोलते हैं सोडियम, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को जब हम कर रहे हैं तो किसी के साथ रिएक्शन, तो Na2SO4, देखो सल्फेट आया है, हाइड्रोजन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि सोडियम जो है सल्फेट के साथ जा रहा है, इसका मतलब कि सल्फेट आया होगा, सल्फेट आया होगा, ठीक है। बात समझो, हमने यहाँ देखो, यहाँ सल्फेट है, यहाँ अभी तक सल्फेट नहीं है, इसका मतलब सल्फेट आएगा। हमने कहा है कि जो अभिकारक में भाग लेगा वही प्रतिफल में भी होगा। अब यहाँ सोडियम देखो 2 है, तो यहाँ हमें सोडियम के पहले 2 लगाना होगा, ठीक है। सोडियम के पहले 2, तो 2NaOH हो गया। H का एगो है, 2 है, ऑक्सीजन का एगो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 इधर हो गया, 4 इधर, 6 हो गया। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बोलो? तो तुम कहोगे कि यहाँ जो हमारा होना चाहिए SO4, हाइड्रोजन आया है, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। तो तुम बोलो कि हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन भी लेना होगा। क्या है? हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। हमारा क्या हुआ? बैलेंस हो गया। फिर से समझो हमारी बात को। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझना है हमें। हमें हर जल्दी नहीं करना है, हमें हर बच्चा को सिखला देना है, तो हमें सिखलाने हैं, ठीक है। चल समझो, यहाँ देखो, यहाँ पर सल्फेट आया है। क्या आया है? सल्फेट आया है। तो सल्फेट यहाँ पर अभिकारक में भी होंगे। पहली पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो 2 सोडियम है, यहाँ 1 सोडियम है, तो हमें 2 सोडियम चाहिए, तो 2 हमने पहले लगा दिया। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन इधर भी है, लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया, तो यहाँ तो एक
4 और यहाँ 5 है, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, 2 लगा लेते हैं। ठीक है, क्या लगा लेते हैं, 2। तो 2H2O बन गया। यहाँ पर हाइड्रोजन हम लगा लेते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। देखो हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, चल। अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी तुम्हें बैलेंस करना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि CaOH, क्या है तुम्हारा, CaOH का यहाँ होल ट्वाइस होगा। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस है। ठीक है, इसको एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन जरा देखने दो हमें। क्या है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, 12 नंबर क्वेश्चन का बी है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है। ठीक है, इसको मिलाया गया है तो बना है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और बना क्या है, बना है तुम्हारा जल। क्या बना है, जल बना है। चल, यही तुम्हारा है। देखो, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, अभी तुमको बताया गया कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को, ठीक है, जब कह रहा है कि किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, कि ये अभिक्रिया जो है हमारा क्या हो जाए, तो कह रहा है कि अभिक्रिया जो है होकर ये CaCO3 अब प्लस H2O का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ देखो, तुम्हें देखना है कि यहाँ पर कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, तो यहाँ भी कैल्शियम एक है। यहाँ तुम्हें कार्बन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है। तो कार्बन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें कार्बन कहीं भी शामिल नहीं है। इसमें कार्बन कहीं भी शामिल नहीं है, तो कार्बन आ गया। यहाँ देखो, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ एक है, 4। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो हमें 2 ऑक्सीजन और चाहिए, तो यहाँ हम CO2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, CO2 कर देते हैं। तो देखो, ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बोलो, बात क्लियर है। चल, उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, आगे कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को सही और संतुलित करें। सही करना है और क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, सही और संतुलित करना है, तो यही तुम्हारा है कि कैल्शियम, कैल्शियम और जल को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हमारा हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन बनते हैं। क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बनते हैं। बोलो, बात क्लियर है। तो इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। देखो, तो बैलेंस करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा, यहाँ कैल्शियम एक है, यहाँ कैल्शियम एक है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, O है। ठीक है, तो यहाँ देखो, कभी भी जब हम कैल्शियम को जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। बात क्लियर हो रहे हैं, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। और हाइड्रोजन अकेले नहीं होता है, इस वजह से हाइड्रोजन के साथ 2 लगेगा। ठीक है, यहाँ देखो, कैल्शियम एक है, एक हो गया, हाइड्रोजन 2 था, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2, 4 हो गया। इस वजह से यहाँ 2 है, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं। तो देखो, हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। उम्मीद करते हैं तुम्हें सारी चीज समझ में आ रहे होंगे। चल, यहाँ है नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डाइएटॉमिक होता है, 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन देखो क्या होता है, डाइएटॉमिक होता है। जब भी बताएं कि जितने सारे गैसें होते हैं डाइएटॉमिक होता है, यानी जब भी आएगा तो 2 के साथ अकेले नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए 2 कर दिए। ठीक है, तो अब हमारा हाइड्रोजन 3 का डबल 6 हो गया, तो हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए हम यहाँ क्या कर देते, 3 लगा देते। यानी हम इसको स्पष्ट रूप से लिखे तो N2 प्लस 3H2, और हमारा क्या हो गया, 2NH3 हो गया। क्या हो गया, 2NH3 हो गया। बात क्लियर है, बोलो, कोई समस्या नहीं होना चाहिए।
अब है तुम्हारा ये, ठीक है। चल, ये कह रहा है कि कैल्शियम है हमारा, क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम है, ठीक है, ठोस है तो कैल्शियम ठोस है तो सॉलिड लिख देते हैं। पानी है तो पानी को H2O लिखते हैं, लिक्विड है तो L लिख देते हैं। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी CaOH का क्या बनेगा, होल्ट वाइज बनेगा। ये प्लस हो गया, हमारा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है तो H2 हम लिख दिए। बोलो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो हमें 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ हम 2 लगा देते हैं, तो 2H2। ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 हो गया, कैल्शियम है तो कैल्शियम हो गया, तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बात क्लियर है, कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, चल समाधान यहाँ पर लिखा है तो समाधान का मतलब है यहाँ पर क्या है, एक्वस है, ठीक है। चल, ये पता नहीं क्या है, 2 ट्राई ऑक्साइड। चल, अब ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। लास्ट क्वेश्चन किसके लिए है, तुम्हारे लिए है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे लेक्चर समझ में आए होंगे। आपको ये जो बताया गया है, आपको ये बेसिक जो क्वेश्चन लाए गए थे, आपका केवल टेस्ट लिया जा रहा था कि आप सही ढंग से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि टेस्ट में आपको कितने नंबर आए, आप अवश्य कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और अगर कोई भी हमारे प्यारे भाई बहन, किसी को भी अगर कोई समस्या हो रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, आपको साइंस से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं, आपको लग रहा है कि हमें लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हमें और भी ब्रॉड लेवल पर समझाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आपका निवारण किया जाएगा, डूबती हुई तिनका का सहारा बना जाएगा। चल, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो, बड़े का आदर करो। जय हिंद,